नमस्कार, राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। कोई साधारण चोर क्या चोरी करेगा? आपका बैग, पर्स, मोबाइल, सोने की चेन। लेकिन राजनीति से जुड़ा हुआ चोर आपका पूरा का पूरा भविष्य, आपका रोजगार, आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, सब कुछ चोरी कर सकता है। इसलिए चुनाव का दौर है। अपने कैंडिडेट को पहचानें, विचारधारा को समझें, उसके बाद उन राजनीतिक पार्टियों से भी पूछें कि उन्होंने चोरों और बेईमानों को टिकट क्यों दी है। दरअसल हमारा देश एक ऐसी अवस्था से गुजर रहा है जहां हमें निर्णय करना होगा कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, किस तरह से अपने देश का भविष्य संवारना है। आज मेन स्ट्रीम की मीडिया में अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी की खबर को प्रमुखता से दिखाया जा रहा है। उसकी कब पेशी होने वाली है, वो क्या खुलासा करने वाला है, साथ में सोशल मीडिया का दौर है। अरविंद केजरीवाल की पुरानी कई बातों को भी लोग देख रहे हैं। किस तरह से बड़ी बड़ी बात करने वाले आज शराब घोटाले के अलावा मोहल्ला क्लिनिक और बसों की खरीदी जैसे तमाम मामलों में फंसे हैं। दरअसल बिना आग के धुआं नहीं उड़ता। अरविंद केजरीवाल ढंग से एक्सपोज हो चुके हैं। राजनीति की ऐसी ही बदसूरत तस्वीर लंबे समय से देखने के कारण आम जनमानस राजनीति में आने से कतराता है। इसका कतई मतलब नहीं कि हम अच्छे कैंडिडेट को न चुनें या लोगों की परख करना बंद कर दें। अपने विवेक से हमें काम लेना होगा। पिछले कुछ वीडियो में मैंने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के कैंडिडेट पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बारे में चर्चा की थी। उनके विरुद्ध गंभीर आरोप लगे हैं, एफआईआर दर्ज है। महादेव सट्टा घोटाले में जो चार्जशीट ईडी की ओर से प्रस्तुत की जा रही है उसमें 508 करोड़ रुपए की रिश्वत या घोटाले की खबर सामने आई है। जो प्रमाण प्रस्तुत किए गए उसके आधार पर ही एफआईआर दर्ज हुई है। इसी तरह देवेंद्र यादव कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। राहुल खेमे के सबसे खासम खास बताए जाते हैं, राहुल गांधी के पसंद के बताए जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से उन्होंने बढ़ चढ़कर साथ दिया तो उसका इनाम भी उन्हें मिला। बिलासपुर से उन्हें कांग्रेस का कैंडिडेट बनाया गया है। इनके विरुद्ध भी मनी लॉन्ड्रिंग की एफआईआर दर्ज है। लाखों नहीं कई करोड़ों रुपए की। सही आंकड़ा तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। हमारे पास जो पुख्ता प्रमाण होते हैं हम उसी की चर्चा करते हैं। बाकी अपुष्ट जानकारियां तो ढेर सारी आती रहती है। हम किसी भी राजनीतिक प्रत्याशी के व्यक्तिगत कैरेक्टर पर उंगली नहीं उठा रहे हैं। उन्हीं मामलों की चर्चा कर रहे हैं जिसके विरुद्ध मामला मुकदमा दर्ज है। नैतिकता का क्या तकाजा होना चाहिए, आज देश प्रश्न पूछ रहा है। देश की जनता जागरूक हो चुकी है। लेकिन नैतिक मापदंडों से अलग यदि मैं छत्तीसगढ़ की जमीनी हालात की बात करूं कि जिस तरह की वहां राजनीति हो रही है, जिस तरह से वहां चुन चुन कर सोच समझ कर टिकटें कांग्रेस की ओर से बांटी गई। भारतीय जनता पार्टी ने तो एक झटके में 11 की 11 अपने कैंडिडेट मैदान में उतार दिए। लेकिन कांग्रेस ने जो सेलेक्टिव पॉलिटिक्स का रास्ता अपनाया है वहां वो घिरते हुए नजर आ रही है, क्योंकि अनेक लोकसभा क्षेत्रों में उनके अपने ही कार्यकर्ता सड़कों पर निकलकर आंदोलन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 5 साल मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल के विरुद्ध भी कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके अपने ही चुनावी इलाके यानी राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से तीखा विरोध कर रहे हैं। विरोध के ऐसे ही स्वर बिलासपुर, सरगुजा और महासमुंद अलग अलग जगह से सुनाई दे रहे हैं। ये विरोध के कारण क्या है उसे हम आगे समझेंगे। फिलहाल आप भूपेश बघेल की एक ताजा वीडियो देखिए जिसमें मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद उनका गुस्सा साफ झलक रहा है और एक पुलिस अधिकारी को वो किस तरह से किस भाषा में बात कर रहे हैं उसे भी आपको जानना समझना बहुत जरूरी है। बैठिए बैठिए, अब ये 2 जने हल्ला कर रहे हैं आप लोग और उसके कारण पूरा पब्लिक खड़ी हो गई। क्यों याद कर रहे हैं? आने तो हमारे साथी हैं। चलो बैठो, पुलिस वाले तो ऐसी करेंगे ना, सरकार बदल गई है। बैठिए बैठिए, अभी भी विवाद चल रहा है। अच्छा चलो, विवाद जब तक खत्म नहीं करोगे मैं भाषण नहीं कर रहा हूँ। ओ अधिकारी जी, ओ अधिकारी जी, ओ अधिकारी जी। बिलासपुर से जैसे ही देवेंद्र यादव कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए, उनकी अपनी ही पार्टी के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष जगदीश कौशिक धरने पर बैठ गए, आमरण अनशन पे हैं। बोदरी नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे जगदीश कौशिक की तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। उन्होंने एक पर्चा भी चस्पा किया है और बहुत गंभीर आरोप लगाते हुए प्रश्न खड़ा किया है कि उन्हें टिकट क्यों नहीं दी जा रही है। देवेंद्र यादव यहां से सीधे तौर पर राहुल गांधी की पसंद के कैंडिडेट बताए जा रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से
दिल्ली में अपने रिश्ते मजबूत किए और साथ ही साथ उनके विरुद्ध जिस तरह के गंभीरतम आरोप लगे, उन पर सीधे तौर पर आरोप है कि कोयला परिवहन के प्रति टन 25 रुपए की अवैध उगाही में वो आरोपी है। सीधे तौर पर उन्हें पैसे मिले हैं। ईडी ने ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं। उनकी अग्रिम जमानत भी 12 मार्च को हाईकोर्ट से खारिज हो गई है। कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसे हालात में कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है और दूसरी तरफ उनकी अपनी पार्टी के नेता धरने पर बैठकर उनका विरोध कर रहे हैं। सिर्फ जगदीश कौशिक ही नहीं, आने वाले दिनों में बिलासपुर से विरोध के कई और स्वर सुनाई देने वाले हैं। वैसे छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि आखिर देवेंद्र यादव को बिलासपुर से टिकट क्यों दिया गया। तो कांग्रेस की राजनीति को जानने समझने वाले बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वे जाति के यादव हैं। कांग्रेस ने जातिगत आधार पर संतुलन साधने के लिए उन्हें टिकट दिया है। तो यहाँ दूसरा प्रश्न ये खड़ा होता है कि हाल में जो विधानसभा चुनाव हुए वहां भिलाई से वे महज करीब 1200 वोटों से ही जीते हैं। उनका इतना बड़ा कोई जनाधार भी नहीं है और न ही इतना बड़ा कोई चेहरा है जिसके आधार पर बिलासपुर की जनता उन्हें अपना नेता मानते हुए वोट दे दे। ऐसे तमाम प्रश्न और उसके जवाब राजनीति में पहले ही तैयार रहते हैं। वैसे राजनीति के बारे में एक बात तो स्पष्ट है कि राजनीति जो न कराए वो कम है। कुछ ऐसे ही विरोध के स्वर सरगुजा से भी सुनाई दे रहे हैं, जहां कांग्रेस ने शशि सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है और शशि सिंह के अपने ही गृह क्षेत्र प्रेमनगर से विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीते विधानसभा चुनाव में शशि सिंह और उनके पिता जो पूर्व मंत्री रहे तुलेश्वर सिंह, उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ में खुला घात किया। उसका इनाम शशि सिंह को लोकसभा में कांग्रेस से टिकट देकर किया गया। स्थानीय कार्यकर्ता प्रश्न उठा रहे हैं, क्या शशि सिंह की बगावत से कांग्रेस इतना घबरा गई कि उन्हें टिकट देकर तुष्टीकरण किया जा रहा है। लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा हालात राजनांदगांव से खराब है, जहां भूपेश बघेल कैंडिडेट है। उनके विरुद्ध खुला घात करते हुए उनके अपने ही कई नेताओं ने खुलकर मीडिया के सामने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। वो वीडियो आप पहले भी देख चुके हैं, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वो वीडियो भी उपलब्ध है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि महादेव सट्टा ऐप को प्रमोट करने के आरोपी भूपेश बघेल बताए गए हैं। जिस तरह से उनके विरुद्ध गंभीर आरोप हैं, जिनकी वजह से कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। विधानसभा चुनाव के दौरान अपने खुद के चेहरे पर चुनाव लड़ने वाले भूपेश बघेल के विरुद्ध राजनांदगांव से विरोध के जो स्वर उठे हैं, उसमें कहा गया है कि जिसमें पीसीसी के डेलीगेट राजकुमार शुक्ला का एक बयान काफी चर्चित रहा। उन्होंने टिकट काटने की मांग करते हुए पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र में लिखा है कि यह शर्म की बात है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ महादेव ऐप केस में ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की है। उन पर 500 करोड़ लेने का आरोप है। भ्रष्टाचार के चलते कई आईएएस अफसर और कार्यकर्ता जेल में हैं। ये कोई मामूली आरोप तो नहीं थे। इससे पहले सुरेंद्र दाऊ ने तो हद ही कर दी। मंच में खुलेआम भूपेश बघेल की मौजूदगी में ही जिस तरह से उन्हें एक तरह से तानाशाह बताया, डिक्टेटर बताया और अपनी मनमर्जी से काम करने वाला नेता बताया, इसके बाद कुछ बचा नहीं रह गया। यही कारण है कि राजनांदगांव के कांग्रेस के कार्यकर्ता भूपेश बघेल को कांग्रेस की टिकट से वंचित करने की मांग कर रहे हैं। कमोबेश ऐसे ही हालात महासमुंद से हैं, जहां पुराने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू समाज के मतदाताओं की बहुलता को ध्यान में रखते हुए कैंडिडेट बनाए गए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अलावा स्थानीय कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता उनकी उम्मीदवारी का भी विरोध कर रहे हैं। ऐसे तमाम विरोध के स्वर हो सकता है कुछ दिन सुनाई दें, उसके बाद स्थिति सामान्य हो जाए। इसमें कुछ भी नई बात नहीं है। लेकिन यहाँ प्रश्न उठता है कि कांग्रेस की प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में जिस तरह की रणनीति अपनाई है, जिस तरह से नए चेहरों को मौका दिया है, जिस तरह से पुराने 9 में से 7 कैंडिडेट को मैदान से हटा दिया है, सिर्फ पुराने 2 चेहरे संतोष पांडे और विजय बघेल को मैदान में उतारा है, उससे कहीं आगे जिन्हें मौका दिया गया है वो दरअसल बदले दौर की राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की। ऐसे में आम मतदाता भी ये जानने समझने की कोशिश कर रहा है कि कांग्रेस और भाजपा की दोनों ही दलों की क्या ताकत है, क्या कमजोरी है, कौन से ऐसे अवसर हैं जिनसे उन्हें अच्छे खासे वोट मिल सकते हैं और दोनों ही दलों के लिए खतरा क्या है। संक्षेप में अगर मैं इस बारे में बात करूं तो पहले भारतीय जनता पार्टी की चर्चा होगी तो उसमें सबसे बड़ी बात मोदी का चेहरा, मोदी की गारंटी और हिंदुत्व के कार्ड के अलावा पुरानी कांग्रेस की जो प्रदेश में सरकार थी उनके घपले घोटालों के आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने कुछ विजन प्रस्तुत कर रही है। ये सबसे बड़ी ताकत है भारतीय जनता पार्टी की। केंद्र की जो योजना है उसको प्रस्तुत किया जा रहा है, लाभार्थियों
को साधने की कोशिश की जा रही है। और यदि भाजपा की कमजोरी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास राज्य में अपना कोई जनाधार वाला बहुत बड़ा चेहरा नहीं है। 15 साल मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह इस वक्त संवैधानिक दायित्व में है, विधानसभा के अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नए मुख्यमंत्री बने हैं और उन्हें मुख्यमंत्री बने अभी काफी कम समय हुआ है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के पास वैसे तो बड़े चेहरों की कमी नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर जो स्टार प्रचारकों की सूची तय की गई है, खासकर छत्तीसगढ़ के लिए जो 40 नाम तय किए गए हैं, उसमें 19 प्रदेश के नेता हैं। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के अलावा 18 छत्तीसगढ़ के चर्चित भाजपा नेताओं को शामिल किया गया है। इसी तरह यदि मैं कांग्रेस के ताकत और कमजोरी की बात करूं तो कांग्रेस सभी 11 लोकसभा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ियावाद का मुद्दा उठा रही है और पिछले 5 साल में बूथ स्तर पर तय की गई कमेटियों को अपनी ताकत मानकर चल रही है। जिस तरह से बीते 5 साल में कांग्रेस ने बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर अपने संगठन को मजबूती दी, उसका फायदा जमीन पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ सकता है। यदि बात कांग्रेस के कमजोरी की जाए छत्तीसगढ़ में, तो पार्टी का जो आंतरिक कला है, अंदरूनी गुटबाजी है, वो साफ तौर पर नजर आ रही है। आने वाले दिनों में इसका एक बड़ा स्वरूप देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा नेता कांग्रेस के लिए वोट मांगने आए तो मोदी, शाह और योगी जैसे बड़े नेताओं के अभाव के कारण कोई बड़ा स्टार प्रचारक कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाता नहीं दिख पाएगा। यदि मैं तुलनात्मक बात करूं, ये तो बात हुई छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा की ताकत और कमजोरी की, और यदि अवसर की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से कहीं ज्यादा अच्छे अवसर वाली स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से बिखर रही है और कांग्रेस के अनेक नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो यहां से भारतीय जनता पार्टी के पास एक अच्छा मौका है कि इस बार 11 में से 11 लोकसभा सीटें जीत जाए। पिछली बार 9 सीटों में विजय प्राप्त की गई थी, जबकि छत्तीसगढ़ बनने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी को 11 में से 10 सीटें मिल रही थी। इसके बाद यदि मैं बात खतरे की करूं तो दोनों ही दलों के अंदर असंतुष्ट नेताओं की कमी नहीं है, भीतरघात की संभावना बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने जिन 7 सांसदों को टिकट नहीं दी है, कहीं ना कहीं उनके फॉलोअर शांत होकर भीतरघात कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जिस मुस्तैदी और मजबूती के साथ काम कर रहा है, जिस तरह से अनुशासन का डंडा चलाया जाता है, इसलिए भाजपा में ऐसी संभावना कम है। लेकिन कांग्रेस का खुला घात उसके लिए आने वाले दिनों में काफी भारी पड़ता नजर आ रहा है। कुल मिला के आने वाले दिनों में मुकाबला बेहद रोचक होने वाला है। राजनीति को हमारी हिंदी फिल्मों में जितना बुरा करके दिखाया जाता था, वास्तव में राजनीति उससे कहीं ज़्यादा बुरी मानी गई, देखी गई और समझी गई। लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि यदि राजनीति में बुरे लोगों का सफाया हो जाए तो जाहिर तौर पर इसमें स्वच्छता आएगी, जिससे देश और समाज का भला होगा। हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करना लोग अच्छे या बुरे होते हैं, इसलिए अच्छे लोगों को बढ़ चढ़ कर राजनीति में आना चाहिए, वरना राजनीति में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कि अच्छे और योग्य लोगों को किनारा कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज्यादा मजबूती से लंबे समय तक बना रहे। नमस्कार।